मुंबई के मीरा रोड इलाके में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक 56 साल के आदमी ने अपनी 32 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस मीरा रोड के उस फ्लैट पर पहुंच गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया था और मौके से मनोज साने नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने फ्लैट से एक महिला का शव भी बरामद किया जिसके कई टुकड़े किए गए थे। बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था, तो एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज साने के फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने उन्हें जानकारी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे फ्लैट में एक महिला का शव मिला जिसको ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़े किए गए थे। आरोप है कि शव को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल हुआ और आरोप है कि मीरा रोड में अंजाम दिए गए इस घिनौने हत्याकांड में आरोपी मनोज साने ने शव के टुकड़े को कुकर में भी उबाला। पुलिस ने बताया कि उसे कुकर से शव के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें उबालने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए किया जिससे शव से बदबू ना आए और वो बाद में शव को ठिकाने लगा सके। पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या की वारदात को छिपाने के लिए आरोपी मनोज साने ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को एक एक कर खाना बनाने वाले कुकर में उबाला। पुलिस ने फ्लैट से शव के करीब 12 से 13 टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि वो महिला के सिर के भी टुकड़े कर उन्हें भी उबाल चुका था। कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे। फ्लैट से मिले शव के टुकड़ों को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है जिससे पता लगेगा कि वो किन हिस्सों को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने वारदात को करीब 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया। तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। इस बीच मुंबई पुलिस जब हत्या वाली जगह पहुंची तो उसे फ्लैट में हर तरफ खौफनाक मंजर दिखाई दिया। ये मीरा रोड का वही फ्लैट था जिसमें मनोज साने नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती के साथ रहता था और उस पर अपनी दोस्त की हत्या कर शव के टुकड़े करने का आरोप है। और इसी सूचना पर मुंबई पुलिस मीरा रोड की गीता आकाशदीप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक उस फ्लैट के अंदर हर तरफ दरिंदगी के निशान मिले। तब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704, तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। फ्लैट में इतनी ज्यादा बदबू थी कि उनका वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। वहां बेडरूम में एक पेड़ काटने वाला कटर रखा हुआ था और पूरे बेड पर काले रंग का प्लास्टिक बिछा हुआ था। किचन में खून से भरी हुई 3 बाल्टियां भी रखी थी और उन बाल्टियों में शव के टुकड़े भी भरे थे। पुलिस को फ्लैट से कई एयर फिल्टर भी मिले जिन्हें बदबू हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि मनोज साने को अपनी गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे से भी अफेयर होने का शक था। वहीं मुंबई पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से सीखकर हत्या की प्लानिंग की। उसने ठीक उसी तरह उसके शव के टुकड़े किए जैसा दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद किया गया था, क्योंकि पुलिस को शक है कि उसने शव के कुछ टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड से आइडिया लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती की हत्या की प्लानिंग की और फिर श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही उसके शव के भी टुकड़े किए। आरोप है कि शव के कुछ टुकड़े उसने ठिकाने लगा दिए। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी मनोज साने और उसकी गर्लफ्रेंड सरस्वती महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आरोपी का परिवार मुंबई के बोरीवली का रहने वाला है जबकि लड़की अनाथ थी। पुलिस के मुताबिक मनोज साने राशन की दुकान पर काम करता था और वहीं पर 2014 में उसकी सरस्वती से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों 2017 में मीरा रोड की गीता आकाशदीप हाउसिंग सोसाइटी में रहने आए थे। उधर लखनऊ में एक रोज पहले हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या पर परिवार वालों ने सवाल उठा दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर नहीं लाए जाने पर उसके घर वालों ने साजिश का शक जताया। एक रोज पहले ही लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस सुरक्षा के बीच जीवा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने होने पर परिवार के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा को हर बार पेशी पर बुलेट प्रूफ जैकेट में ही लाया जाता था, लेकिन इस बार वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के था। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि जीवा को साजिश के तहत मारा गया है। कल नहीं दी उसे, कल पहनने नहीं दिया, जन दी नहीं, क्या कारण था? पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ जेल से जीवा को लेकर 10 पुलिस वाले कोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन हत्या के वक्त सिर्फ 4 जवान वहां मौजूद थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि जीवा के हाथ में हथकड़ी लगी थी जबकि पहले वो बिना हथकड़ी में आता था। और पुलिस के मुताबिक लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के लिए शूटर विजय यादव ने अमेरिकी रिवॉल्वर अल्फा का इस्तेमाल किया। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोड होती हैं। आरोप है कि शूटर ने जीवा को मारने के लिए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा के शरीर से 6 गोलियां मिली। मतलब शूटर विजय यादव की चलाई एक भी गोली मिस नहीं हुई।
उसका निशाना इतना सटीक था कि रिवॉल्वर में मौजूद 6 की 6 गोलियां जीवा के शरीर में जा घुसी। अमेरिका की ये .357 बोर की अल्फा रिवॉल्वर 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है। यही नहीं, इसकी गोलियां भी महंगी आती हैं। जानकार बताते हैं कि इसकी एक गोली की कीमत करीब 1,500 से 2,000 रुपए है। खास बात यह कि अमेरिका में बनने वाली अल्फा रिवॉल्वर को भारत में बेचने और खरीदने पर रोक नहीं है। हालांकि पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि शूटर को यह हथियार मिला कहां से। इधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। जीवा की हत्या कराने के पीछे पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टर सुनील राठी पर शक जताया जा रहा है, जिस पर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कराने का भी आरोप है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सुनील राठी की तरह ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा गैंग बनाकर इलाके में अपना दबदबा बनाने लगा था। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गैंग वॉर की वजह से ही संजीव जीवा को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि हत्याकांड का आरोपी विजय यादव सुनील राठी गैंग से जुड़ा है। खबर है कि करीब 3 महीने पहले विजय यादव सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे जीवा को मारने की सुपारी दी गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 महीने से विजय लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग में जुटा था और इसीलिए वो अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी विजय यादव लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर जीवा को मारने के लिए पूरी तैयारी से आया था। जीवा को उस वक्त गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए लखनऊ जेल से कोर्ट लाया गया और उसकी सुरक्षा में 2 दारोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 6 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के पहुंचने से पहले ही शूटर विजय यादव वकील के कपड़ों में पहले से ही कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। कोई उस पर शक न करे, इसके लिए उसने जेब में पेन और हाथों में फाइल पकड़ रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संजीव जीवा कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ, वैसे ही विजय शूटर भी उसके पीछे चलने लगा और फिर मौका मिलते ही उसने पीछे से उस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जीवा को मारने के बाद विजय कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने उसे वकीलों से छुड़ा लिया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा को शूटर विजय यादव ने 6 गोलियां मारी थी। एक रोज पहले लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देर रात डॉक्टरों की एक टीम ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी जो उसके शरीर के आर पार हो गईं। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ मारी गईं, जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी तरफ निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि विजय एक शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा को गोलियां शरीर के उन हिस्सों पर मारी गईं जहां चोट पहुंचने के बाद जिंदा बचना मुश्किल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा को ज्यादातर गोलियां सीने के पास मारी गईं ताकि वो किसी भी तरह जिंदा न बचे। और एक दिन पहले लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत के बाद उसकी पत्नी को भी हत्या का डर सताने लगा, जिसके बाद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दाखिल करने की मांग की। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने आशंका जताई कि उन्हें भी उनके पति की तरह मौत के घाट उतारा जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका की कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही ये भरोसा दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। उधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में भी एक बड़ा पर्दाफाश हुआ, जिसमें पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इसके मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो ने नाबालिगों से लाखों रुपए लूटे। सूत्रों के मुताबिक बद्दो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की आड़ में फंड जुटा रहा था और बच्चों को बहला फुसलाकर बद्दो उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई नाबालिगों ने इसलिए बद्दो को रुपए दिए ताकि वो उसके गेमिंग ऐप से रोजाना जुड़ सकें। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस फरार चल रहे बद्दो के एक बैंक खाते की जांच में जुटी है, जिसमें कई लोगों ने पैसे डाले हैं। पुलिस को यह भी शक है कि बद्दो के इसी बैंक खाते में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण से जुड़ी फंडिंग भी होती थी। खबर है कि बद्दो का ये बैंक अकाउंट पिछले 4 साल से एक्टिव है और उसमें ज्यादातर पैसे ऑनलाइन जमा किए गए। पुलिस इस बैंक खाते के अलावा बद्दो के दूसरे अकाउंट की भी जांच में जुटी है और इसी जांच के दौरान गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो कोरोना काल में ऑनलाइन गेम का एक्सपर्ट बना, लेकिन इसका असली मकसद हिंदू नाबालिग लड़कों को अपने जाल में फंसाना था, जिसके लिए बद्दो ने गेमिंग ऐप का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने कोरोना काल में ऑनलाइन गेम में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ये दोनों ऐप लिंक और कुछ वेबसाइट के जरिए भेजे जाते थे और पुलिस सूत्रों का कहना है कि खेलने के दौरान नाबालिग कहीं फंस जाते या गेम में हारने की कगार पर पहुंच जाते थे तो बद्दो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने की सलाह देता था। खबर है कि जैसे ही उसकी बात मानकर नाबालिग बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते थे, बद्दो जानबूझकर हार जाता था ताकि बच्चों को यकीन हो सके कि कुरान की आयतें पढ़ने से ही उन्हें जीत हासिल हुई।